हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। आज मैं फोर्थ पोएम आप लोगों से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्ट्रॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ और नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में बता चुका हूं। आज हम लोग ऑड टू ऑटम, जो कि बाय जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम लोग जो पोएट का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पार्ट भी ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी पार्ट से आएंगे। जॉन कीट्स 1795 to 1821, one of the greatest of English romantic poet, was born at Moonfields, London. जॉन कीट्स, जिनका जन्म 1795 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी, वो अंग्रेजी के एक महान रोमांटिक कवियों में से एक थे और वो लंदन के मूनफील्ड में पैदा हुए थे। ही स्टडीड एट क्लार्क स्कूल एट इनफील्ड। उन्होंने इनफील्ड में क्लार्क स्कूल में अध्ययन किया था। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, ही ग्रू into a voracious reader, especially of Greek mythology. Voracious means होता है पेटू, या फिर आप कह सकते हैं विशाल पाठक, जिनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा इच्छा होता है। मतलब जितना भी वो पढ़ाई करते थे उनकी और ज़्यादा पढ़ने का मन करता था। जैसे पेटू लोग होते, जितना खाते हैं वो और ज़्यादा खाने का इच्छा करता है। सिमिलरली वो जो उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी थी वो इस तरह से थी पढ़ने में कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते थे, और विशेष रूप से वह ग्रीक की पौराणिक कथाओं को पढ़ते थे। जैसे हमारे यहाँ पौराणिक कथाएं होती हैं, महाभारत, रामायण, तो वैसे ही वो ग्रीक की पौराणिक कथाओं को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। ही इवन स्टार्टेड ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल एनेड। बोल रहा है वर्जिल जो एक लैटिन महाकाव्य कविता था, उन्होंने उसका अनुवाद भी शुरू किया। तो वो लैटिन लैंग्वेज में था, तो उन्होंने उसका इंग्लिश में अनुवाद शुरू किया होगा उस समय। His ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with Spenser Fairy Queen. अब स्पेंसर एक पोएट था। जब उन्होंने फेरी क्वीन पढ़ा तो उन्हें भी जो पोएट बनने की इच्छा उनके दिमाग में आया। तो ये बोल रहा है कवि बनने की उनकी महत्वाकांक्षा स्पेंसर के फेरी क्वीन के साथ परिचित होने के बाद आया। परिचित होने में से जब उन्होंने उसको पढ़ा। His first poem Lines in Imitation of Spenser was published in 1814. अब देखिए उनकी जो पहली कविता थी ना, वो उनका नाम ही यही था, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इसका मतलब होता है स्पेंसर की नकल में लाइन है। पहले ही इसमें दिया हुआ है। उनमें पोएट बनने का जो महत्वाकांक्षा आया वो स्पेंसर की पोएम पढ़ने के बाद ही आया। तो इसीलिए जब उन्होंने पहली पोएम मतलब प्रकाशित किया तो उन्होंने उसका नाम ही ये रख दिया, स्पेंसर की नकल में। मतलब उसकी नकल में जो लाइनें उन्होंने लिखा था वो 1814 में प्रकाशित हुई थी। His first volume of poetry entitled Poem was published in 1817. तो उनकी जो सबसे पहला काव्य संग्रह था वो पोएम्स शीर्षक के साथ ही 1817 में प्रकाशित हुआ था। His poem Endymion was well appreciated by Wordsworth. It was published in 1818. अब देखिए 1818 में एक कविता इनका मतलब प्रकाशित हुआ था जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा। देखिए वर्ड्सवर्थ कौन था? ये अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि हैं। तो उनके द्वारा इनकी जो कविता थी एंडीमियन, उसको काफी सराहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो अंग्रेजी का बहुत बड़ा कवि हो और वो उनकी कविता को सराहे, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब देखिए हिज ऑड्स ऑन इंडोलेंस, on a grassy urn, to Psyche, to a nightingale, on melancholy, Ode to Autumn, made him a great romantic poet of English literature. अब बोल रहा है कि जो उनकी गीतात्मक कविताएं थी, on indolence, on a grassy urn, to Psyche, to a nightingale, on melancholy और Ode to Autumn, ये उनको अंग्रेजी साहित्य का एक महान रोमांटिक कवि बना दिया। सो डिड लेमिया एंड हाइपेरियन। अब देखिए यहाँ पे लेमिया और हाइपेरियन ये भी उनकी रचनाएं का नाम है, तो उन्होंने ये भी किया। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26। अब देखिए ये बहुत कम एज में ही डेथ कर गए थे टीबी से। वह 1821 में ही 26 वर्ष की आयु में तपेदिक से मर गया। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। लेकिन इतने ही थोड़े समय में, इतनी कम उम्र में उन्होंने महानता को प्राप्त किया। तो मतलब वो बहुत कम ही आयु में महानता को प्राप्त करने में सक्षम हो गए। मतलब नॉर्मली इस एज में तो लोग इतनी महान नहीं हो पाते हैं। हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बेनेथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ।
मतलब उनकी कविताओं और पत्रों में उनकी सुंदरता नीचे गहराई तक है। मतलब जो इनकी जो कविताएं लिखती हैं या जो इन्होंने पत्र लिखा हुआ है, जो उसकी सुंदरता है वो काफी डेप है, ठीक है। और जीवन के दर्द और पीड़ा के बारे में उनकी जागरूकता को दर्शाती है। तो मतलब इनका जो जागरूकता था, ये जो अवेयर थे लोगों के दर्द के बारे में, लोगों के पीड़ा के बारे में, वो अपने पोएम में वो दर्शाते थे। टू हिम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर एंड ए ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। मतलब बोल रहा उनके लिए जो सुंदरता था वो हमेशा के लिए एक खुशी था। मतलब उनका ये कहना था जो सुंदरता का आनंद है वो हमेशा खुशी देता है और सौंदर्य ही सत्य है और सत्य ही सौंदर्य है। इनका मानना था कि जो सुंदरता है वही सत्य है और सत्य में ही सुंदरता है। इन द पोएम ऑड टू ऑटम किड्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड characteristics spirit of autumn in a series of memorable pictures exhibiting the principle of beauty in nature। कविता ऑड टू ऑटम में किड्स ने यादगार तस्वीरों की एक श्रृंखला में पतझड़ ऋतु की सुंदरता और विशिष्ट भावनाओं का वर्णन किया है जो प्रकृति में सौंदर्य के सिद्धांत को दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये पोएम है इसमें पोएट जॉन किट्स हैं वो पतझड़ की सुंदरता को डिस्क्राइब किया है। नॉर्मली लोग बसंत ऋतु की बड़ाई करते हैं, बसंत ऋतु को अच्छा मानते हैं, बट जो जॉन किट्स हैं उन्हें पतझड़ में भी बहुत सारी सुंदरताएं दिखाई दी। तो जो उनका ये पोएम है ऑड टू ऑटम, इसमें इन्होंने पतझड़ के बारे में ही बताया है और पतझड़ का जो भी विशिष्ट गुण है, उसका जो भी विशिष्ट सुंदरता है, उसका वर्णन इन्होंने इस पोएम में किया है। तो ये आपका पोएट का इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो आइए इस पोएम का अब लाइन बाय लाइन मीनिंग शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन मीनिंग और फिर समरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, उसके आंसर और ग्रामर वो डिटेल में करवाए जाएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं नए चैप्टर्स का या नए टॉपिक का वीडियो लेके आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस पोएम में 3 स्टेंजा है और मैंने पूरा पोएम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये पूरा पोएम का वीडियो देखने के बाद आपको ये पोएम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको मैंने कलर कर दिया है। तो जो आपका इंग्लिश में कलर है वो हिंदी में भी सेम उसी कलर से मैंने उसको मार्क कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे वहाँ पे मिस्ट है तो यहाँ पे कोहरा है, मेलो है तो मधुर है, आपको समझ में आ जाए। तो आइए इस पोएम को अब हम लोग शुरू करते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ऑटम का मौसम जब आता है उस समय गर्मी खत्म हो रही होती है और सर्दी का आगमन हो रहा होता है। तो उसी के बारे में कवि बता रहे हैं। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस मीन्स ऑटम के मौसम में कोहरा और फिर जो भी पेड़ होते हैं वो सारे मधुर फलों से भरा हुआ होता है। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन। अब देखिए यहाँ पे मैचरिंग सन लिखा हुआ है। मैचरिंग सन मीन्स होता है परिपक्व सूर्य, ठीक है। तो ऑलमोस्ट समर उस समय एंड हो रहा होता है, तो जो सूर्य होता है वो पूरा समर ऋतु देख चुका होता है, तो इसलिए यहाँ पे उसके लिए मैचरिंग सन वर्ड यूज किया गया है। और देखिए यहाँ पे क्लोज बॉजम है। क्लोज बॉजम मीन्स होता है घनिष्ठ मित्र, जो जिगरी दोस्त होता है। तो यहाँ पे कवि सूर्य को और ऑटम पतझड़ ऋतु को दोनों को बहुत घनिष्ठ मित्र बता रहे हैं कि जो सूर्य है और ऑटम है वो जिगरी दोस्त है। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट एंड वाइन्स दैट राउंड द थैच इफ्स रन। अब देखिए कंस्पायरिंग मीन्स होता है साजिश करना। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं ऑटम और सूर्य दोनों गहरा दोस्त है और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो इस पूरे स्टेंजा में पोएट जॉन किट्स उन्होंने सूर्य और ऑटम इन दोनों का जो साजिश है उसी का वर्णन किया है कि कैसे ये लोग ऑटम में सूर्य और ऑटम दोनों मिल करके साजिश रचते हैं। वो पूरा आपको इस स्टेंजा में बताया हुआ है। विथ फ्रूट्स द वाइन्स दैट राउंड द थैच इफ्स रन। बोल रहा है वो दोनों मिलकर साजिश करते हैं कि जो लताएं हैं, ठीक है, जो लताएं हैं उनको हम फलों से भर देंगे जो छप्पर के चारों ओर दौड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आपको फोटोग्राफ्स में दिखाया हुआ है जो लताएं होती है जिसमें फ्रूट्स लगते हैं। तो वो बोल रहा है कि जितनी भी लताएं हैं हम उनको क्या करेंगे, फ्रूट से भर देंगे जो छप्पर के चारों ओर दौड़ता है। टू बैंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। तो सूर्य और ऑटम ये दोनों डिस्कस करता है अपने में कि हम एप्पल का जो काई लगा हुआ पेड़ है उसे भी क्या करेंगे, एप्पल से भर देंगे और इतना एप्पल उसमें भर देंगे कि उसकी टहनी मुड़ जाएगी। एंड फिल ऑल फ्रूट विद द राइपनेस टू द कोर। अब देखिए यहाँ पे राइपनेस मीन्स होता है आपका पका देना।
तो बोल रहा है कि जितने भी फल हैं, चाहे वो एप्पल हो या कोई अदर फल हो, जितना भी फल है सबको हम उसको उसकी गहराई तक पका देंगे। कोर मीन्स होता है गहराई तक, ठीक है। तो बोल रहा है सभी फलों को उसकी गहराई तक में हम पका देंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे ये एप्पल का दिखाया आपको कैसे अंदर काट करके। तो वो यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी फल हैं हम उनको उनकी गहराई तक पका देंगे। तो ये ऑटम और सूर्य ये दोनों मिलकर के डिस्कस कर रहा है। टू स्वेल द गर्ड एंड प्लम द हैजल सेल्स। अब देखिए यहाँ पे गर्ड जो है, गर्ड मीन्स होता है कद्दू। तो ये बोल रहा है कि हम कद्दू को फुला देंगे। एंड प्लम द हेजल सेल्स। हेजल सेल्स का मतलब होता है आपका, यह एक अखरोट की तरह का फल होता है। तो बोल रहा है जो अखरोट है उसे भी हम उसकी मीठी गिरी के साथ में मोटा कर देंगे। मतलब बोल रहा है कि उसे भी हम पूरा फुला देंगे, उसमें भी गिरी भर देंगे और वो जो अखरोट का फ्रूट्स है वो भी पूरा बड़ा हो जाएगा। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर। अब देखिए इसके पहले कवि बता रहे थे कि कैसे उनका प्लान है, जितने भी ट्रीज हैं और जितने भी लताएं हैं सबको क्या करेंगे, वो फलों से भर देंगे और फलों को क्या करेंगे, पका देंगे, उसे बढ़ा देंगे। अब इस लाइन से वो बताना चाह रहे हैं फूलों के बारे में उनकी क्या प्लानिंग है। जो वैसे प्लांट जिसमें सिर्फ फ्लावर्स लगते हैं उसके बारे में इनकी क्या प्लानिंग है, किनकी, सूर्य की और ऑटम की। इन दोनों की प्लानिंग ये है टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर, मतलब ज्यादा कलियां खिलाने का और बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा हम कलियां खिला देंगे। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, जो कि बाद में मधुमक्खियों के लिए फूल बन जाएगा। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, मतलब बोल रहा है कि इतनी कलियां हो जाएगी, इतनी फूल हो जाएंगी कि मधुमक्खियां ये सोचने लग जाएगा कि समर ऋतु तो अभी खत्म होने वाला है ही नहीं। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम देयर क्लेमी सेल्स। गर्मी के मौसम में जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं वो चिपचिपे शहद से पूरी तरह से भर जाते हैं। इतनी ज़्यादा उनको फूलों से रस मिलता है कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो पूरा भर जाता है। ये आपका फर्स्ट स्टेंजा था। अब आपका स्टेंजा 2 है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टेंजा 2 में कवि ऑटम का कंपैरिजन एक औरत से किया है। जब आप इस पूरी स्टेंजा को का मीनिंग देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे पोएम ने ऑटम ऋतु को यहाँ पे एक औरत बता रहा है, और वो औरत जो खेतों में काम करती है। Who hath not seen the oft amid the store। यहाँ देखिए यहाँ पे हैथ है, यहाँ पे हैथ नहीं, ये हैज है। यहाँ पे ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ पोएम है, और जहाँ पे भी आप दी दाय देखते हैं वहाँ पे उसका मतलब तुम होता है। Who hath not seen the oft amid the store। ऑटम के बारे में बता रहा है, तुम्हें किसने नहीं देखा है अक्सर तुम्हें अनाज के भंडार के बीच बैठा हुआ। Sometimes whoever seeks abroad may find। abroad मीन्स होता है बाहर, ऐसे विदेश भी होता है बट यहाँ पे बाहर है। यहाँ पे पोएट बता रहे हैं ऑटम के बारे में कि लोग जब भी बाहर निकलते हैं तो वो तुम्हें देखते हैं अनाज के ढेर पे बैठे हुए। द सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर। ग्रेनरी फ्लोर मीन्स होता है अनाज का ढेर यहाँ पे। तो तुम्हें एक अनाज के ढेर पे लापरवाही से बैठे हुए कोई भी देख सकता है। भी कोई बाहर जाता है तुम्हें देखता है कि वो तुम्हें कि तुम अनाज के ढेर पे लापरवाही से बैठे हुए हो। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय विनोइंग विंड। यहाँ तक विनोइंग विंड मीन्स होता है आपका जिस समय आपका फसल तैयार होता है तो जो वो देखते होंगे आप, रुक रुक के हवा आती है, जो वो तेज़ हवा का झोंका आता है जिसमें लोग फसलों को ओसाते हैं। देखते होंगे आप फसल से जो भूसे होते हैं उसको अलग करते हैं, तो वो हवा तेज होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे पोएट बता रहा है कि द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय विनोइंग विंड्स, मतलब तेज हवा के झोंकों से तुम्हारे मुलायम बाल ऊपर उठ रहे होते हैं। जो उसका मैंने पहले ही बताया आपको कि पोएट यहाँ पे ऑटम का तुलना एक औरत से कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि जब तेज हवा का झोंका आता है और जब तुम केयरलेस अनाज की ढेर पर बैठे हुए होती हो तो तुम्हारे जो मुलायम बाल होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहे होते हैं। और ऑन ए हाफ रिप फॉरो साउंड स्लिप, या तो तुम आधी कटी हुई फसलों के बीच गहरी नींद में सो रही होती हो। ड्रॉस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज की खुशबू से मदहोश होके। अब देखिए यहाँ पे जो पॉपीज है वो एक तरह का फूल होता है जो बाहर में, हमारे देश में तो मुझे नहीं मालूम बट जो दूसरे देश हैं वहाँ पे इस तरह की फूल होती है, उसी को पॉपीज कहा जाता है। जो मैं आपको फोटोग्राफ्स में दिखाया हुआ हूँ यहाँ पे, ये फूल कोई पॉपीज कहा जाता है। तो वही कवि बोल रहा है कि तुम पॉपीज की खुशबू से मदहोश होकर के
आधी कटी हुई फसलों के बीच में सो जाती हो, गहरी नींद में सो जाती हो। वाइल दे हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्वाइन फ्लावर्स। बोल रहा है जब तुम हंसिया चलाती हो, जिसमें तुम फसल काट रही होती हो, और कटी हुई घास और उसके उलझे हुए फूलों को छोड़ करके पॉपीज की खुशबू से तुम मदहोश के क्या करती हो, खेतों में सो जाती हो। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दोस्ट कीप। अब तक यहाँ पे ग्लीनर मीन्स होता है, आप देखते होंगे खेतों में जब फसल कटता है तो जो फसल छूट जाता है आप देखते होंगे बहुत सारे औरतों को चुनते हुए। तो यहाँ पे कवि तुलना कर रहा है ऑटम का, वो फसल गिरे हुए फसलों को चुनने वाली से कर रहा है। तो बोल रहा है कि सम टाइम्स लाइक ए ग्लीनर दोस्ट कीप। तो कभी कभी तुम फसल बिनने वाली की तरह दिख जाती हो खेतों में। स्टडी द लेडन हैड अक्रॉस ए ब्रुक। तुम फिर क्या करती हो, वो जो चुना हुआ फसल होता है उसका गट्ठर सर पे लाद लेते हो और फिर अस्थिर से नाले को पार करती हो। खेतों में बहुत सारे नाले होते हैं जो जिससे खेतों को पटाया जाता है। तो कवि उसी के बारे में बता रहे हैं कि तुम अनाज को सर पे रख करके नाले को स्थिरता से पार करते हो। और बाय ए साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक द वॉचेज द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स। अब देखिए यहाँ पे पोइट बता रहे हैं, या तो तुम साइडर प्रेस को धैर्यपूर्वक देखते हुए मिल जाती हो। तो साइडर प्रेस क्या होता है, ये एप्पल का जूस निकालने का मशीन होता है, जो आपको इमेज में मैंने दिखाया हुआ है। कुछ इस तरह का मशीन होता है जिसमें एप्पल्स को डाल करके उसका जूस निकाला जाता है। तो वही कभी बता रहे हैं कि तुम जो है धैर्यपूर्वक एप्पल के जूस के मशीन को देखते हुए मिल जाती हो। द वॉचेज द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स। बोल रहा है कि तुम क्या करती हो, घंटों तक देखते रहती हो साइडर प्रेस के मशीन को, जब तक उसका अंतिम बूंद नहीं निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कल्पना है एक तरह का कवि का कि जो ऑटम है वो हर जगह है। अब है स्टेंजा नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए स्टेंजा नंबर 3 में कवि जो है ऑटम के गीत के बारे में चर्चा किया है। जो ऑटम का अपना गीत होता है उसके बारे में चर्चा किया है। तो देखिए ऑटम का गीत क्या होता है, अगर आप नेचर के गीत की बात करेंगे तो नेचर का जो गीत होता है, जो उसका संगीत होता है, उस समय जिस ऋतु में जो जानवर की आवाज़ हमें अक्सर सुनने को मिलता है उसे उसी ऋतु का संगीत कहा जाता है। जैसे आपका बसंत का गीत होता है, उस समय कोयल बहुत मीठी आवाज़ में सुबह सुबह आवाज़ लगाती है और बहुत सारे जानवर और पक्षियाँ सुबह सुबह चहचहाते हैं बसंत ऋतु में। वैसे ही, और जैसे आपने देखा होगा बरसात के मौसम में मेढक टटराते रहते हैं, तो वो बरसात का संगीत हो गया। मेढक, तो वो बरसात का संगीत हो गया। जो मेढक टटराते हैं वो बरसात का संगीत हो गया। वैसे ही जो पोएट है वो आपको बताना चाह रहा है इस स्टेंजा के माध्यम से कि जो ऑटम है उसका संगीत क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे। कहाँ है बसंत का गीत, कहाँ है वे, कहाँ हैं। थिंक नॉट ऑफ देम दो हैज द म्यूजिक ट्रू। ऑटम को बोल रहा है कवि कि उसके बारे में मत सोचो। किसके बारे में, बसंत के बारे में। तेरा भी संगीत है, ये मत सोचो तुम क्या कहते हैं कि बसंत के पास ही संगीत है। हे ऑटम, तुम्हारे पास भी संगीत है। अब देखिए कब ऑटम का संगीत आता है उसके बारे में आगे लाइनों में बता रहे हैं पोएट। वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। अब देखिए यहाँ पे है सॉफ्ट डाइंग डे। सॉफ्ट डाइंग डे मीन्स क्या होता है, जिस समय संध्या हो रही होती है, ठीक है, उस समय दिन ढल रहा होता है, उसी को बोलते हैं सॉफ्ट डाइंग डे। ब्लूम मीन्स चमकना होता है और बार्ड मीन्स होता है वर्जित। अब वर्जित बादल, बार्ड क्लाउड यहाँ पे बोला गया है। तो क्यों कहा गया है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, गर्मियों की ऋतु में दिन भर आकाश साफ होता है और शाम के समय हल्की बादल आ जाती है जब जिस समय सूर्य डूब रहा होता है। तो इसीलिए बार्ड क्लाउड्स बोला है, वर्जित बादल बोला है। वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। जब वर्जित बादल संध्या के समय चमक उठते हैं। अब देखिए संध्या के समय जो बादल होती हैं, जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो क्या होता है, चमक उठती है। एंड टच द स्टेबल प्लांट्स विथ रोजी ह्यू। तो अब देखिए फसल की कटाई हो चुकी है, तो जो उसका ठूठ बच जाता है, तो उसी को कवि ने यहाँ पे ठूठ मैदान बोला है, जो फसल कटने के बाद आपका खुट्टी बच जाती है। तो वही बोल रहा है, एंड टच द स्टेबल प्लांट्स विद द रोजी ह्यू। जब ठूठ मैदानों को गुलाबी रंग से स्पर्श करते हैं। देन इन ए वेलफुल क्वायर द स्मॉल नट्स मॉर्न। जो स्मॉल नट्स होते हैं, इस तरह का एक कीड़ा होता है
जो संध्या के समय ग्रुप में उड़ता है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि जिस समय संध्या हो रही होती है और सूर्य की रोशनी बादलों से टकरा के गुलाबी रंग का जब ठूठ मैदान को टच करता है, तो उसी समय एक विलापपूर्ण गाना बजाने वालों में छोटे नट्स शोक करते हैं। अब देखिए, विलापपूर्ण गाना बजाने वालों क्या होता है, तो विलापपूर्ण गाना बजाने वाला वो लोग हैं जब संध्या के समय जो कीड़े मकोड़े आवाज़ आती है, तो उसी के बारे में कवि ने यहाँ पे उसे विलापपूर्ण गाना बजाने वाला बोला है, ठीक है। और उसी में से एक यह नट्स जो है वो मच्छर की तरह दिखने वाली होती है, वो क्या करता है, शोक करता है। कहाँ शोक करता है, अमॉन्ग द रिवर सैलोज बॉर्न एलोप्ट, मतलब बोल रहा है नदी की तलहटी के बीच ऊपर उठता हुआ या डूबता हुआ, मतलब ये झुंड में चलता है और ऊपर नीचे गोता लगाते रहता है। तो उसी के बारे में कवि बता रहा है कि यह उस समय नदी की तलहटी के ऊपर दिखता है। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाई, ये कैसे ऊपर नीचे करता है, जैसे कभी कभी जैसे कि कभी जो हल्की हवा होती है या तो आती है या क्या होती है वो खत्म हो जाती है, उसी तरह से ये क्या करता है, ऊपर नीचे उड़ता रहता है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न, जो ऊंची पहाड़ी का किनारा होता है वहाँ से फुल ग्रोन लैम्स मतलब पूर्ण विकसित मेमना जो होता है वो भी जोर जोर से मिमियाता है। किस समय, उसी समय संध्या के समय जो होता है मेमना जो होता है वो बहुत जोर जोर से पहाड़ियों पे मिमियाता है। हैज क्रिकेट सिंग, अब देखिए हैज क्रिकेट में होता है टिड्डा, और बोल रहा है टिड्डा भी उस समय शाम में गाते हैं। एंड नाउ विथ द ट्रेवल सॉफ्ट द रेड ब्रिस्ट विसल फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, जो रॉबिन पक्षी होती है, जो इमेज मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, वो रॉबिन पक्षी भी संध्या के समय जो तिहरा नरम आवाज़ के साथ बगीचे बाड़ी से सीटी बजाता है। यहाँ पे जो गार्डन क्रॉफ्ट है, गार्डन क्रॉफ्ट मीन्स होता है बगीचे बाड़ी, तो ये रॉबिन पक्षी है। तो उसी के बारे में कवि बता रहे हैं कि रॉबिन पक्षी संध्या के समय में तिहरा नरम आवाज़ के साथ में बगीचे से सीटी बजाता है। तो तिहरा नरम आवाज़ क्या, देखिए यहाँ पे ट्रेवल सॉफ्ट, जो आपने साउंड यूज किया होगा साउंड बॉक्स, वहाँ पे बास और ट्रेवल लिखा रहता है। जब आप बास बढ़ाते हैं तो लाउडनेस बढ़ती है, और जब ट्रेवल बढ़ाते हैं तो उसकी क्या होती है, एक आवाज़ जो होता है वो काफ़ी पतला होता है। तो सेम उसी साउंड में रॉबिन पक्षी संध्या के समय में सीटी बजाता है। एंड गैदरिंग स्वैलोज ट्विटर इन द स्काईज, स्वैलोज मीन्स होता है अबाबिल पक्षी, जिसका इमेज मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो वो जो नीचे मैंने उड़ता हुआ दिखाया हुआ उस तरह से उस समय इकट्ठा होकर के चहचहाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी, और अगर आपको ये कविता समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले चैप्टर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।